प्रिय शिक्षार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से आप एग्जामिनेटिव चैनल के माध्यम से, जैन कॉलेज के माध्यम से आप निरंतर हिंदी की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अर्धवार्षिक से पहले हम लोगों ने सारे पाठ्यक्रम को, गद्य खंड, काव्य खंड, संस्कृत खंड, इन सभी को पूरा पढ़ा है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी संपन्न हो चुकी हैं और अब हम लोग इस समय बोर्ड परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए एक बार पाठ्यक्रम का पुनरअभ्यास हो, इसलिए एक एक खंड करके, अभी हम लोगों ने इससे पूर्व गद्य खंड में सारे गद्यांशों को कैसे प्रश्नों को छांटें उसको किया था। सारे पद्यांशों, सारे गद्य के परिचय भी हम लोगों ने लेखक परिचय पढ़े थे, जिनको 7 बिंदुओं में डिवाइड किया था। जन्म की तिथि, स्थान, शिक्षा एवं कार्य, मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा शैली, हिंदी साहित्य में स्थान, ऐसे 7 बिंदुओं के तहत। अब हम लोग इस समय काव्यखंड में, काव्यखंड के परिचय हम लोगों ने अभी एक एक करके पढ़ लिए हैं इससे पूर्व, जिनमें हमने प्रत्येक कवि के परिचय को 11 बिंदुओं में बांटा था, जिसमें जन्म की तिथि, स्थान, साहित्यिक सेवाएं, मृत्यु विवरण, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा शैली, अलंकार, छंद, रस, हिंदी साहित्य में स्थान, से 11 बिंदुओं के अंदर परिचय को बांटा था। आप सब लोगों ने क्रमशः परिचयों को पढ़ा है, उसका लाभ आपको मिलेगा। इसी क्रम में अब हम लोग काव्यखंड में कवियों के परिचय को पढ़ने के बाद, अब काव्यखंड में जो पाठों के बाद में जो अंत में जो विद्या की बुक्स से हम लोग करा रहे हैं इस समय, इसमें जो पैराग्राफ दिए हुए हैं, जो पद्यांश दिए हुए हैं, उनमें कैसे हम प्रश्नों को छांटें, उनका कैसे हम रेखांकित अंश करें, इन सबको समझते हुए प्रश्नों को छांटने का तरीका क्या है, उसको कैसे करेंगे, कैसे उसका संदर्भ करेंगे, ये समझते देखते हुए चलेंगे। मित्रों में चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, तो आपको अपेक्षित जो PDF है वो भी मिलती रहेगी और सारी वीडियो आसानी से आपके पास तक पहुँचती जाएंगी। देखें क्या है इसमें। जब पहुँची चपला बीच धार, नौका विहार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नौका विहार वाला शीर्षक है। प्रस्तुत शीर्षक का नाम नौका विहार, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर समय तो लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी कक्षा 12 सामान्य हिंदी के काव्यखंड में संकलित जो है, काव्यखंड में श्री जयशंकर प्रसाद, श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित जो है नौका विहार शीर्षक लिया गया है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 12 हिंदी के काव्यखंड में सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या को भी थोड़ा देखें। जब पहुंची चपला बीच धार, चपला माने नाव, जब हमारी नौका धारा के बीच में पहुंच गई तो छिप गया चांदनी का कगार। तो चांदनी के समान, चंद्रिका के समान जो ऊंचे ऊंचे किनारे थे वो दिखाई देना बंद हो गए। दो बाहों से दूरस्थ तीर, और जो दोनों किनारे थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वो दो भुजाएं हों, और धारा का कृष्ण कोमल शरीर, और जो धारा के कोमल शरीर को वो किनारे अपनी भुजाओं से जकड़ लेना चाहते हैं, कस लेना चाहते हैं। मानवीकरण किया है यहाँ पर गंगा का, आलिंगन करने को अधीर। ऐसा लगता था कि वो दोनों किनारे अपनी भुजाओं से गंगा के कोमल शरीर को जकड़ लेना चाहते हैं, उनको अपने बाहुपास में आलिंगन करना चाहते हैं, अपने बाहुपास में बांध लेना चाहते हैं। इस प्रकार से रेखांकित अंश को समझें। और कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार कवि की आंखों से ओझल हो गया। कब चांद सा चमकता हुआ, यानी जब नौका गंगा के बीच धारा में पहुंच गई तो जल के विक्षोभ के कारण, जल के हलचल के कारण जो है वो चांद के समान दिखाई देने वाला जो बालुकामय जो किनारा था, किनारे जो थे वो कवि की आंखों से ओझल हो गए। इस तरीके से लिख सकते हैं। धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं। धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट जो हैं उनके लिए वो दो बाहों के समान लगते हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर, दोनों किनारे जो हैं वो दो भुजाओं के समान लगते हैं। मानवीकरण किया है। धारा के बीच स्थित द्वीप कैसा लगता है। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। सब किसी के अंदर है, आप ध्यान से देखें तो धारा के बीच में स्थित द्वीप कैसा लगता है। धारा के बीच में स्थित द्वीप ऐसा लगता है जैसे माँ के हृदय के पास कोई छोटा सा नन्हा सा बालक कोई सो रहा हो।
छाती से चिपका हुआ कोई बच्चा सो रहा हो, ऐसे ही गंगा की धारा के बीच में जो स्थित द्वीप है, जो टापू है, जहाँ पर सूखा है, दोनों तरफ से पानी है चारों तरफ से, लेकिन बीच में सूखा सा है, तो ऐसा लगता है कि वह जो है एक द्वीप माँ के छाती से चिपके हुए छोटे बच्चे के समान दिखाई देता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों को उत्तर बड़े आसानी से आप छांट सकेंगे अगर आपको इसका भावार्थ ध्यान से आता है। तो समझते जा रहे होंगे। बताया इसमें अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, काफ़ी दूर पर क्षितिज से जो है जो वृक्षों की पंक्ति है ऐसी प्रतीत होती है, जैसे भ्रू रेखा सी अराल, जैसे कि भ्रकुटियाँ जो होती, भौहें होती हैं, उनकी रेखा जो है घुमावदार होती, तिरछी होती है। अपलक नवनील नयन विशाल, और जो ऐसा लगता है कि नीला जो आकाश है वो अपलक दृष्टि से जो है वो धरती को निहार रहा है। और माँ के उर पर शिष्या समीप सोया धारा में एक दीप, ऐसा लगता है कि वो दीप ऐसे सो रहा है जैसे कि माँ के छाती से चिपका हुआ कोई छोटा सा बालक हो। उपमालंकार भी है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और वो लहरों के प्रवाह को उलट सा दे रहा है। वह कौन बिह गया विकल को, उस धारा के ऊपर कोई पक्षी लगता है कि वो कोई चकवा उड़ रहा है, और वो अपने विरह रूपी दुख को दूर करने के लिए उड़ रहा है, और वो उसके अंदर जो उसकी परछाई दिखाई देती है तो लगता है वो अपनी परछाई को ही दूसरा पक्षी समझ करके, उसको कोकी समझ करके, चकवी समझ करके जो है वह उसके पीछे उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है। ऐसा भाव इसका समझते हुए चले। आगे हम देखें अगले खंड में। नौका विहार में ही हम लोग अभी चल रहे हैं। शीर्षक का नाम नौका विहार, कवि का नाम सुमित्र नंदन पंत। तो आप देखते हुए चलें कि रेखांकित अंश की व्याख्या को देख लें। इस धारा सा ही जग का क्रम, जैसे संसार की धारा, जैसे गंगा की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती, कभी रुकती नहीं है, ऐसा ही संसार का जो क्रम है वो भी निरंतर चलने वाला है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन का उद्गम और भी शाश्वत है, सनातन है। ऐसे ही धारा का जो क्रम है वो भी सनातन है, बिल्कुल शाश्वत है। शाश्वत है गति, इसकी गति भी शाश्वत है, चिरस्थायी है, निरंतर चलने वाली है। शाश्वत संगम, और इस धारा का, पानी का मिलना और आना जाना ये भी शाश्वत है। ऐसे रेखांकित अंश को समझें। इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है? इस संसार की गति कवि को किसके समान, इस धारा सा ही जग का क्रम, जैसे ये धारा की गति है ऐसे ही संसार की गति जो है गंगा की धारा के समान लगती है। गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं? गंगा के जो धारा के गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं? तो इसमें आप देखेंगे ध्यान से कि जो गंगा के दोनों किनारे जो हैं वो इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। और इसमें आप देखें तो यहाँ पर कवि को जो गंगा के इस संसार की गति को कवि को किसके, गंगा की धारा के समान लगती है। गंगा के दोनों किनारे कवि को जो जन्म मरण है, जो जन्म मृत्यु है, जन्म और मरण, ये जो सनातन इनका स्वरूप है, वो कवि को उसके समान लगता है। गंगा के दोनों किनारे कवि को जन्म और मरण ये दो तथ्यों के समान लगते हैं, अर्थात ये सनातन है, ऐसा इन्होंने व्यक्त करने का प्रश्न किया है। कवि क्या भूल गया था? मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, अर्थात मैं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया, अपने अस्तित्व ज्ञान को भूल गया था। जीवन का ही शाश्वत प्राण करता मुझको अमृतदान, अर्थात मैं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया था कि जीवन शाश्वत है और जो हमें अमरता प्रदान करता है, अर्थात कभी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। ये मृत्यु क्या है? एक सरिता के समान है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर शरीर धारण करता है, काया रूपी वस्त्र भाकर। ऐसे करके गीता में भी भगवान कृष्ण ने बता दिया, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय अन्यानि जीर्णानि। तो इस तरीके से सारा इसमें जीवन के वास्तविक स्वरूप को भूल गया था कि जीवन शाश्वत है। इस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तरों को छाट सकते हैं। तो गंगा के दोनों किनारे भी कवि को जन्म मृत्यु जो है वो एक सनातन रूप में दिखाई देते हैं, शाश्वत रूप में दिखाई देते हैं। दोनों किनारे जन्म और मृत्यु के समान दिखाई देते हैं। इससे छाटते हुए चलिए आगे बढ़े हम लोग। चांदनी, इसमें नौका विहार का ही एक और पैराग्राफ जो आपकी किताब से भी अलग भी इसमें से एक रख दिया है कि
पद्यांश के शीर्षक का नाम और कवि का नाम। शीर्षक का नाम आप देखते हैं वही नौका विहार, कवि का नाम सुमित्रनंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या देखें। काला कांकर का राजभवन सोया, जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सृजन। अर्थात जो काले पत्थर का बना हुआ जो राजभवन है वो जल में बिल्कुल निश्चिंत और शांति से बिल्कुल सोया हुआ से दिखाई देता है, और पलकों पर वैभव स्वप्न सृजन। ऐसा लगता है उसके नेत्रों में, उसके पलकों में वैभव के स्वप्न, ऐश्वर्य के स्वप्न वो देख रहा हो, अनेक स्वप्न वो देख रहा हो, ऐसा इसकी व्याख्या। कवि नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं? तो कवि जो है नौका विहार हेतु चांदनी रात का प्रथम प्रहर, रात्रि के प्रथम प्रहर में वो प्रस्थान करते हैं। रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही है? हम चले नाव लेकर सत्तर सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। जिस समय वो नौका विहार कर रहे हैं तो रात्रि में गंगा नदी की रेती ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि बालू पर मुस्कुराती हुई कोई सीपी पड़ी हो और उसमें मोती की ज्योत्सना यानी चंद्रमा की जो चांदनी है उसमें विचरण कर रही है। मोती की ज्योत्सना, यहाँ पर मोती को चंद्रमा के रूप में बताया है। ऐसा लगता है मोती की ज्योत्सना अर्थात लगता है चंद्रमा की जो चांदनी है उस बालू में पड़ी हुई जो सीपी है उस पर विचरण कर रही हो, ऐसा करके इसने बताने की कोशिश की। छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर कैसी लग रही हैं? तो यहाँ पर देखो दिया होगा, लघुतरण हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। तो छोटी छोटी नावें जो है वो अपने पाल रूपी पंख खोलकर ऐसे चलती हुई लग रही हैं जैसे कि कोई हंसिनी जो है वह तैर रही हो। वो छोटी छोटी तरणी जो है वो नौकाएं हैं वो हंसिनी के समान, उपमा अलंकार भी आ गया है, हंसिनी के समान तैरती हुई प्रतीत हो रही है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि लगातार आप कैसे प्रश्नों को छांटेंगे, कैसे आप रेखांकित अंश की व्याख्याएं लिखेंगे। आप जब किसी पथ पर दौड़ चुके होंगे, कई बार आप चल लेंगे तो वो पथ आपको छोटा लगेगा और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपके दिमाग में जब समा जाएंगे तो जैसे ही पद्यांश या गद्यांश सामने आएगा और बहुत शीघ्रता से आप उसको हल कर सकेंगे। करते रहिए और अंत तक समझते रहिए। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने यहाँ तक अभी जो नौका विहार शीर्षक हम लोगों ने पूरा पढ़ा था, और इसी पाठ में जुड़ा हुआ एक शीर्षक और है बापू के प्रति। इसको भी हम लोग इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। आगे देखते हैं कि बापू के प्रति जो शीर्षक है इसमें गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है और किस तरीके से उनको हम लोगों ने इसमें काव्य में चित्रित किया है, कवि ने समझने का प्रयत्न करें। और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित लाइनें दी हैं इनको हम लोग अभी करेंगे। सबसे पहले पद्यांश के शीर्षक कौन सा है? तो बापू के प्रति ये शीर्षक है। कवि का नाम सुमित्रनंदन पंत। इसको अगर समय है तो आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी कक्षा 12 के काव्यखंड में सुमित्रनंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक से लिया गया है। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। देखें, इसमें शीर्षक आप समझ ही गए हैं। बापू के प्रति, कवि का नाम सुमित्रनंदन पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या को समझें। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव सुन ली। गांधी जी के लिए कवि ने बताया है कि आप जीवन की एक पूर्ण इकाई हो, आप संपूर्ण जीवन हो जिसमें असार भव सुन ली, जिसमें इसमें जो सारहीन जो संसार है यह आपके व्यक्तित्व में समाहित होगा। आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन, और जो भावी संस्कृति है, आने वाली जो संस्कृति है, जो मानव संस्कृति है, वो आपके आदर्शों पर टिकेगी, आपके आदर्शों पर चलकर अमरता को प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप इसका सारांश कर सकते हैं, इसका जो रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं? तो इसमें बहुत ज़्यादा उत्तर नहीं है। कौन की जगह पर आप महात्मा गांधी को लिख सकते हैं। महात्मा गांधी हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। गांधी जी को कवि ने चिर पुराण तथा चिर नवीन क्यों कहा है? ये देखिए अच्छा प्रश्न है और इसमें आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ये सब अपने पास से आपको बनाना पड़ेगा। काव्य के प्रश्नों को छांटने में थोड़ा सा मस्तिष्क अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। तो गांधी जी ने कवि को चिर पुराण क्यों? गांधी जी जो थे वो आत्मज्ञान स्वरूप थे,
वो बुद्धिमान थे, बुद्धिमत्ता से युक्त थे, आत्मज्ञान स्वरूप थे और साथ साथ उसमें वो आत्मस्वरूप थे और ज्ञान आत्मज्ञान से परिपूर्ण थे। इसलिए आत्मस्वरूप होने के कारण उन्होंने आत्मा के भी दर्शन किए थे, इसलिए उनके अंदर नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय था। इसलिए उनको चिर पुराण भी कहा गया और चिर नवीन भी किया गया था। उनमें प्राचीनता के भी का भी ज्ञान उन्हें था, नवीनता का ज्ञान भी था, क्योंकि वो प्राचीन और नवीनता का समन्वय करने वाले व्यक्ति थे। तो गांधी जी के अंदर जो अपना बुद्धि तत्व था, बुद्धिमत्ता था, ज्ञान स्वरूप थे, वो आत्मज्ञान स्वरूप और आत्मस्वरूप भी थे, इसलिए उनको चिर पुराण और चिर नवीन कहा गया है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना होगा? तो गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में हमारी जो भावी संस्कृति है, जो मानव संस्कृति है, इसको खड़ा होना होगा, ऐसा इस लोगों ने बताया। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, अर्थात गांधी जी के आदर्शों पर चलकर हमारी जो भावी संस्कृति है वह स्थिर होगी, खड़ी होगी, विकास पाएगी। आगे देखें। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, वही आपका हो जाएगा। शीर्षक में बापू के प्रति, कवि के नाम में सुमित्रानंद पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या को देखें। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का शरीर, अर्थात जो ये मानव पीढ़ी थी, जो पशुता का पंकज, जो एक प्रकार से संकीर्ण विचारधाराओं में, जो निम्नता में, जो ऊंच नीच में, जो जातिवाद में, ये जो हमारी जो मानव पीढ़ी जो थी, जो भौतिकवाद में पड़ी हुई थी, उसको तुमने मानवता का सरोज, मानवता के शुद्ध कमल में परिवर्तित कर दिया। अर्थात लोगों के अंदर आपने अध्यात्म भाव पैदा कर दिया, अध्यात्म की ओर लोगों को मोड़ दिया। ऐसा करके इसकी व्याख्या को सुने। अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं? तो अधिकांश मनुष्य संसार में आकर के सुख खोज, भोग खोजने आते, सब सुख की खोज में लग जाते हैं। और आए तुम करने सत्य खोज, आपने सत्य का अन्वेषण किया, आपने सुख और भोग की इच्छा नहीं की। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को, जो केवल सांसारिक भोग विलासों में डूबा हुआ था, इस मनुष्य को आपने अध्यात्म की ओर प्रेरित कर दिया, अध्यात्म की ओर इसको मोड़े, इसे अध्यात्मवादी बना दिया, ईश्वरवादी बना दिया। तुम आत्मा के मन के मनोज पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तुम आत्मा के मन के मनोज पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें बताने की कोशिश की है। तुम आत्मा के मन के मनोज, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो मन के मनोज एक प्रकार से मन रूपी कमल, तो रूपक अलंकार इसमें आ जाएगा। इसमें रूपक अलंकार आप लिख सकते हैं। इस तरीके से सारे प्रश्नों को करते हुए चलिए और भाव को भी सबको समझ। जबकि मिट्टी के पुतले जन, ये संसार के लोग हैं, मिट्टी के पुतलों की भांति आत्मचिंतन से रहित हैं। तुम आत्मा के मन को मनोज, तुम आप आत्मस्वरूप हैं और आपने के अंदर अध्यात्मवादिकता भरा हुआ है। आप मन के से उत्पन्न होने वाले स्वच्छ कमल की तरह है। जड़ता हिंसा, आपने जड़ता में चेतना का, हिंसा में अहिंसा का, स्पर्धा के इंसान पर नम्र भावना का विकास किया और पश्चाता का पंकज बना दिया। और जो भौतिकवादिता में डूबे हुए लोग थे, जो संकीर्णता में डूबे हुए लोग थे, उन्हें तुमने मानवता के सरोज में, अर्थात मानवीय संस्कृति और अध्यात्म की ओर प्रेरित कर दिया है। इस प्रकार से भावार्थ को भी आपके ध्यान में रहना चाहिए। काराथी संस्कृत विगत भित्त बहुधर्म जातिगत रूप नाम, देखें शीर्षक में वही आपका बापू के प्रति, और कवि का नाम जो है सुमित्रानंद पंत। रेखांकित अंश की व्याख्या देखें। काराथी संस्कृत विगत भित्त, हमारी जो संस्कृति थी वो एक प्रकार से कैद में थी। हमारी जो संस्कृति थी वह हमारी जो पूरी मानवता थी, जो संस्कृति थी, वो अंग्रेजों की जो परतंत्रता रूपी जो कारा थी उसमें कैद थी। बहुधर्म जाति गति रूप नाम, अनेकों धर्म जाति में हमारा देश बटा हुआ था। सारा जग जीवन जो था वो एक प्रकार से कैद में था, भू विभक्त, सारी पृथ्वी जो थी वो खंडों में बटी हुई थी, जातिवाद की दीवारें खड़ी थीं। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान रूपी ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण लोग अपना विवेक खो बैठे थे और प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहते थे, प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहते थे, जबकि प्रकृति सबका संचालन करती है। वो ये अपना विवेक भूल चुका था ये वैज्ञानिक मानव। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, ऐसे जड़ता के समय, ऐसे विवेकहीनता के समय आप एक मुक्त पुरुष के रूप में आए और आपने लोगों को बताया कि ये सारे जड़ बंधन, सांसारिक बंधन नश्वर हैं,
जो सत्य है वो राम का नाम है, नानृतम जयति, और कभी भी असत्य की जय नहीं होती है, सत्यम सत्य की जय होती है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हे ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गांधी जी, आपको प्रणाम है। इस प्रकार से इसका पूरा भाव मैं आपको बताया। रेखांकित अंश की व्याख्या को भी आप लोग कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ तक ही उसकी व्याख्या को आप लोग करना। विगत संस्कृति की कौन कौन सी दीवारें थी? तो विगत संस्कृति की धर्म, जाति, काले गोरे, इस प्रकार की दीवारें जो थी, जो जातिवाद की दीवारें जो थी, ठीक है, काले गोरे, ऊंच नीच, जातिवाद की दीवारें थी। जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, ये उद्घोष करने वाले कौन आया? जड़ बंधन मिथ्या है, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, राम का नाम सत्य है, ये उद्घोष करने महात्मा गांधी जी आए थे। नानृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नानृतम जयति अर्थात असत्य की कभी जय नहीं होती है, सत्यम सत्य की विजय होती है, सत्य की जय होती है, ऐसा इस वाली लाइन को बताने का प्रयत्न यहाँ पर लेखक ने किया है। इस तरीके से हम पूरे भावार्थ को, सारे प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़े। आपने पूरा पाठ ध्यान से अभी पढ़ा है, समझा है। किसी प्रकार से भी आप जब पाठ को अनेक प्रकार से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो ये मंजिल आपको छोटी लगने लगेगी, आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे और निश्चित रूप से आपके अच्छे अंक आएंगे। इसलिए आप सीरियल वाइज क्रमशः इन चीज़ों को करते हुए चलें, समझते हुए चलें, तो यही पूर्णाभ्यास है और इसी से आपके अंदर पैनापन आएगा और आप निश्चित रूप से अपने पेपर को, लंबा पेपर होता है हिंदी का, तो पूरे पेपर को आप कर सकेंगे। अच्छा ये रहता है किसी भी प्रश्न को, किसी भी उत्तर को आप सॉर्ट कर दें चाहें तो, लेकिन सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए, समय सीमा के अंतर्गत हो जाएं, लेख का ध्यान रखें, लेख ठीक रहे, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। जैसे बगीचे में अनेक फूल होते हैं, लेकिन कुछ फूल बहुत आकर्षक होते हैं, उनको व्यक्ति रुक कर के देखता है, लोगों को दिखाता है। ऐसे ही आपकी कापी को परीक्षक रुक कर के देखे, औरों को दिखाए, देखिए कापी को कितने बेहतर तरीके से सीरियल वाइज लिखा गया है। अच्छे अंक आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। पढ़ते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।